चैप्टर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। कंपनी लॉ में गवर्नमेंट जब कोई लॉ पास करता है या गवर्नमेंट जब कोई एक्ट बनाता है उसको बोलते हैं स्टैट्यूट। गवर्नमेंट जब कोई एक्ट क्रिएट करता है उस एक्ट को बोलते हैं स्टैट्यूट। तो फिर सर रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉ क्या होता है? देखो, स्टैट्यूट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट एक्ट बनाया, लेकिन लॉ क्या होता है? उस एक्ट में बहुत सारा अमेंडमेंट आता है बाद में, तो उस अमेंडमेंट को इंक्लूड करके जब पूरा बुक बनता है उसको बोलते हैं लॉ। तो स्टैट्यूट हुआ वो जो गवर्नमेंट लिखा या जो गवर्नमेंट के लोग लिखे और गवर्नमेंट बनाया। और इंटरप्रेट इसका लॉ का मतलब क्या हुआ? उसमें जो चेंजेस आए। लॉ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, स्टैट्यूट नैरो प्रोस्पेक्ट है, लॉ ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि धीरे धीरे लॉ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो लॉ और स्टैट्यूट में मेन फर्क यही है। डीड्स या डॉक्यूमेंट्स क्या होता है सर? डॉक्यूमेंट तो तुम समझते हो, कोई भी पेपर वर्क जिसके थ्रू हम तुम्हारे ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सके, वो होता है डॉक्यूमेंट। और डीड क्या होता है सर? डीड का मतलब हुआ हम दोनों के बीच में कल को कोई डिस्प्यूट नहीं हो, उसके लिए हम लोग अपना कुछ रूल एक जगह नोट डाउन कर लें। तो स्टैट्यूट का मतलब हुआ जो गवर्नमेंट एक्ट बनाया। डीड का मतलब हुआ जो तुम्हारे मेरे बीच में डिस्प्यूट के लिए पहले से जो हम लोग रूल बनाए। और डॉक्यूमेंट मतलब वो पेपर जो एज एन एविडेंस काम करेगा कोई लीगल ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर क्रिएट करने के। तो ये चैप्टर इन्हीं के बारे में। स्टैट्यूट का पहले मीनिंग लिखा। मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट, रिटन विल ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? एनीवन? लेजिस्लेचर का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में लॉ कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर का मतलब हो गया पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर का मतलब पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का रिटन विल, हम अभी तो बोले थे स्टैट्यूट यानी एक्ट। एक्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के थ्रू। गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट के थ्रू तो लॉ बनाएगा ना गवर्नमेंट। तो लेजिस्लेचर का विल मतलब लेजिस्लेचर का इच्छा या लेजिस्लेचर का सोच, उसको बोलते हैं स्टैट्यूट। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डोंट यूज स्टैट्यूट वर्ड। हमारे इंडिया में स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं होता। हमारे इंडिया में क्या वर्ड यूज होता है सबके लिए? लॉ। इसीलिए हम स्टार्टिंग में वो लॉ और स्टैट्यूट का बात लेकर आए। तुम अगर नॉर्मली बोलो स्टैट्यूट और लॉ मतलब सेम, बट अगर तुम बेसिक मीनिंग डिफरेंस बोलो तो स्टैट्यूट का मतलब जो एक्ट पार्लियामेंट बनाया, और लॉ मतलब जो उसमें अमेंडमेंट आके अभी एप्लीकेबल है। ठीक है? यस सर। इट इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस। देखो क्या क्या वर्ड स्टैट्यूट या लॉ में क्या क्या आ जाता है। जो एक्ट बनाया वो तो है ही, एक्ट के अलावा बहुत बार गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ इंपॉर्टेंट बातें दोबारा डिक्लेयर करता है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस पास करना। बाई लॉज बनाना मतलब लॉ के अंदर का भी लॉ। कुछ रेगुलेशंस बनाना, कोई नोटिफिकेशन देना, कोई कस्टम बनाना। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट जब कुछ लिखे। जैसे हम तुमको एक एग्जांपल बोलते हैं, तुम रास्ते में अगर किसी से, तुम अपने भाई से भी मारपीट करो रास्ते में, तुमको क्या पुलिस पकड़ सकता है? रास्ते में हाँ सर, पब्लिक के हाँ एकदम। होगा, तो ये बात, पकड़ेगा। ये नॉर्मल कस्टम या नॉर्मल यूजेज है कि हमको रास्ते में शांति से चलना चाहिए। सर वो तो आपका वो आईपीसी में लिखा हुआ है सेक्शन 159 में, वो हाँ, अगर पब्लिक में नहीं कोई उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो पकड़ आईपीसी में लेगा। एक मिनट, आईपीसी में क्रिमिनल एक्ट के बारे में लिखा है। दो भाई में मारपीट हुआ, वो आईपीसी के अंडर में नहीं आता। लेकिन नॉर्मल हमारा कस्टम क्या बोलता है?
कि हम लोग सड़क पे शांति से चले। तो एक तरीके से इसको, लेकिन गवर्नमेंट कहीं लिखा है, ये बात तुम्हारा करेक्ट है, तो गवर्नमेंट इसको नॉर्मल कस्टम या यूजेज बनाती है। तो हम ये सब बोलना क्या चाहता है सर, गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस पास करे, गवर्नमेंट कोई बाई लॉ बनाए, गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए, गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन पास करे, या गवर्नमेंट डे टू डे लाइफ जीने के लिए कोई कस्टम या यूजेज लेकर आए। हाँ, लेकिन उसमें लॉ का फोर्स होना चाहिए। मतलब अगर तुम उसको कंप्लाई नहीं करो तो पेनल्टी, सजा, कोई ऐसा पर्टिकुलर वे होना चाहिए, उसी को बोलते हैं स्टैट्यूट। और इंडिया में स्टैट्यूट वर्ड यूज नहीं करते, उसकी जगह लॉ वर्ड यूज करते। ठीक है, तो एक वर्ड हम लोग यहाँ पढ़े लॉ या स्टैट्यूट। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरप्रिटेशन, जो इस चैप्टर का नाम ही है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है सर? हम जो मतलब कुछ काम करेंगे, हम जो कुछ करें, ठीक है, हमको वो इंटरप्रिटेशन का मतलब बताओ मतलब क्या हमको बोले एक वर्ड में। तुम्हारे लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? सर? अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझना कोई चीज को। समझना। तो यहाँ लॉ को समझना यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट का बात है। उसका बैकग्राउंड समझना, उसका सर्कमस्टांसेस समझना, ये बहुत जरूरी है। सर क्यों जरूरी है? लॉ में लिखा है, फॉलो कर लीजिए, बात खत्म। दो जवाब इस बात का। क्यों हमको लॉ को अलग से दोबारा डिटेल में इंटरप्रिटेट करना जरूरी है? लॉ में लिखा है, फॉलो कर लो, बात खत्म। डिटेल में नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो, कोई तो मान लीजिए वो लॉ को, अगर लॉ अप्लाई हो, कोई तो मान लीजिए कोई तो नेगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है इस लॉ का, तो उसको हमको इंटरप्रेट करना पड़े, तो ये जैसे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट? जैसे वो कैसे एग्जांपल दे? जैसे हम तुमको बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देते हैं। इंडिया में अगर कोई किसी का मर्डर करे तो इंडियन लॉ में क्या लिखा है? मर्डर का सजा सेक्शन 302 के हिसाब से फांसी, दफा 302। हाँ, है ना? दफा 300 के दो तहत जी सर। फांसी सीधा, हाँ, या फिर दफा 300 हाँ, में उम्र कैद। हाँ। लेकिन अगर सिर्फ लॉ में लिखा हुआ बात कोई फॉलो कर लेते डायरेक्ट, तो फिर तो बॉर्डर पे कोई फौजी किसी को गोली मारा है तो उसका भी सजा फांसी होना चाहिए। सर वो तो अलग चीज हो गया ना, वो तो सब। पुलिस वाला रास्ते में किसी को मार दे, कोई क्रिमिनल को गोली, तो उसको भी फांसी होना चाहिए। अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस में पवित्रों मेरे पे अटैक करें और हम सेल्फ डिफेंस में पवित्रों का मर्डर कर दें, हमको भी फांसी होना चाहिए। सर आपको तो वो सिचुएशन देखना पड़ेगा ना, इसलिए तो आपके पास कुछ मतलब ऑप्शन नहीं था वो करने में, तो एग्जैक्टली करना ही पड़ा वो चीज। सीधा सा बात सर, आपको लॉ को इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा। लॉ लिख दिया एक लाइन में कि मर्डर का सजा फांसी, लेकिन बेटा जी मर्डर का मतलब क्या है वो तुमको गेस या एनालाइज करना पड़ेगा एज अ जज। यही तो डिफरेंस है पुलिस और जज में। पुलिस लॉ को पकड़ते हुए तुमको पकड़ के जेल में डाल देगा, लेकिन जज जब तुमको कोई डिक्लेरेशन देगा कोई सजा का, तो जज लॉ का डिटेल समझ के तुमको सजा देगा। एग्जैक्टली, यस और नो? हाँ, एकदम। तो यही बात इंटरप्रिटेशन के लिए जरूरी है। हमको लॉ का बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि लिखते वक्त क्या सोचा था लिखने वाला, सर्कमस्टांसेस में क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये सब बातों को असर्टेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट में जो वर्ड यूज किया उसका ट्रू मीनिंग हमको असर्टेन या अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। क्यों इंटरप्रिटेशन जरूरी है? तो उसका रीजन ये लिखा, समटाइम्स वर्ड्स आर नॉट क्लियर इन डायरेक्ट मीनिंग। कभी कभी डायरेक्ट मीनिंग में वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं होता। समटाइम्स सर्कमस्टांसेस बाउंड्स टू इंटरप्रिटेट। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि उस बात को अलग वे में समझना पड़ेगा। नोट क्या लिखा, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन आर नॉट बाइंडिंग, कोर्ट मस्ट डिसाइड ऑन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। ये जो इंटरप्रिटेशन में हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं ना अभी आज, वो रूल्स कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है बेटा। ऐसा नहीं है कि यहाँ लिख दिया गया है तो कोर्ट को इस चीज को ऐसे देखना ही पड़ेगा।
नहीं, इंटरप्रिटेशन का जो भी रूल्स है वो एक कोर्ट को हेल्प करने के लिए है, जज को गाइड करने के लिए है, लेकिन जज के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। वो कोर्ट अपने हिसाब से सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को देख के कोई और डिसीजन भी ले सकता है। वो इंटरप्रिटेशन के उल्टा भी जा सकता है। ठीक है, तो सर वो रूल्स क्या है? जी पहले बोले उस रूल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। प्राइमरी रूल में तुम्हारे सिलेबस में 6 है। रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड रूल ऑफ एडजेक्टम जेनेरिस। ये 6 प्राइमरी रूल है। और सेकेंडरी क्या है? नॉसिटर और सॉसेस या इफेक्ट ऑफ यूजेज, ये सब सेकेंडरी रूल। तो इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या फॉरेन वर्ड है क्या? नहीं, लैटिन वर्ड है। फॉरेन ही है, मतलब लैटिन है। तो इंडियन लॉ में नाम ही तो लैटिन ऐसा वर्ड है। क्यों लिखा गया सर? बेटा जी, इंडियन लॉ इंस्पायर्ड है फ्रॉम ब्रिटिश लॉ। हमारा इंडिया का लॉ जब लिखा गया वो अंग्रेजों से इंस्पायर्ड था, क्योंकि उस समय अंग्रेज इंडिया छोड़ के गए थे, है ना। पोस्ट ब्रिटिश एरा 1947 के बाद हमारा लॉ एनेक्ट किया गया पूरा। तो हमारा लॉ जब बनाया गया पूरा, वो ब्रिटिश लॉ से इन्फ्लुएंस था, क्योंकि हमारा लॉ लिखने वाले लोग ब्रिटेन से लॉ पढ़ के आए थे। जैसे गांधी जी फॉरेन से लॉ पढ़ के आए थे इंडिया में, और भी ऐसे बहुत से, बाबा भीमराव अंबेडकर, और भी जो लॉ मेकर थे वो सब फॉरेन से पढ़े लिखे थे, क्योंकि उस समय इंडिया में इतना पढ़ाई लिखाई था नहीं। तो ये सब फॉरेन से लॉ पढ़ के आए हुए लोग थे। ये लोग वहीं का लॉ पढ़े हुए थे, तो ये लोग वहाँ के लॉ को ज़्यादा यूज़ किया अपने यहाँ का लॉ लिखने में। ऐसा नहीं है कि डिट्टो कॉपी कर दिए, उनका अपना एनालिटिकल बहुत बढ़िया था, तो वो अपना बात भी उसमें डाले इंडियन सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, लेकिन दे फॉलोड ब्रिटेन लॉ टू इनैक्ट इंडियन लॉ। तो इसीलिए जब ब्रिटेन लॉ को फॉलो किया तो वहाँ का लैटिन लैंग्वेज वो सबको यूज किया वो लोग अपने लॉ को लिखते हुए। ठीक है, तो पहला रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? लिटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलते हैं ना कभी कभी, अरे लिटरली यही मीनिंग है, मतलब बेसिक मीनिंग। पहला बात ये बोला गया कि लॉ को जब तुम गेस करो या लॉ को जब तुम समझो, गेस करना गलत वर्ड बोलेंगे, लॉ को जब तुम समझो या एनालाइज करो, तो पहली बार में ट्राई ये करो कि उसका बेसिक वर्ड मीनिंग क्या है, हम उसको फॉलो करें। इसीलिए इसको लिटरल कंस्ट्रक्शन या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। मतलब बेसिक ग्रामरिकल मीनिंग क्या है वो फॉलो करें। तो रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ड एज दे आर, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द क्लियर वर्ड यूज्ड। टेक नेचुरल मीनिंग ऑफ वर्ड्स, मतलब आपको नेचुरल मीनिंग लेना है वर्ड्स का। पहला बार यही कोशिश करो, ज़्यादा उसको उल्टा एनालिसिस करना या उसका अदर वे में सोचना जरूरी नहीं है। पहली बार जब लॉ को पढ़ो या पहली बार जब लॉ को एनालाइज करके एक डिसीजन लेना चाहो, तो फर्स्ट टाइम ट्राई ये करो कि उसका बेसिक वर्ड मीनिंग पे जाए। जब बेसिक वर्ड मीनिंग नहीं निकले तब ये रीजनेबल हार्मोनियस इनको यूज कर सकते। ठीक है, तो सर व्हेन टू फॉलो या कह लीजिए कब एप्लीकेबिलिटी होगा कि बेसिक मीनिंग ही लेना चाहिए? जब वर्ड्स एकदम क्लियर है, जब लैंग्वेज एकदम प्लेन है, वन एंड ओनली वन मीनिंग कैन बी डेराइव। उस एक वर्ड का एक ही मतलब निकल सकता है और कोई उसका मीनिंग ही नहीं है। नो एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब कोई कंफ्यूजन या एक ही वर्ड का कोई अदर मीनिंग नहीं है। एक ऐसा वर्ड जिसका एक ही मतलब है और एकदम क्लियर कट मीनिंग है, तो फिर अदर वे में उसको यूज करने का जरूरत नहीं है, तब बेसिक मीनिंग पे ही चलो। क्योंकि जब एक वर्ड का एक ही मीनिंग है और सिंपल मीनिंग है, देन व्हाई टू गो फॉर एनी अदर वे? वर्ड्स आर ऑफ एवरीडे यूज एंड पॉपुलर। जो तुम वर्ड यूज, जो तुम लॉ में जो लिखा हुआ वर्ड है वो एकदम पॉपुलर वर्ड है और तुम्हारा रेगुलर यूज में भी आता है, मतलब उसका बेसिक मीनिंग तुमको अच्छे से क्लियर है। वर्ड इज कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर।
जो भी वर्ड लिखा गया वो ग्रामर को फॉलो करते हुए लिखा। तब फिर क्या कौन सा रूल फॉलो करेंगे? लिटरल कंस्ट्रक्शन। मतलब उस वर्ड का बेसिक मीनिंग ही लेंगे, उसको ज्यादा इंटरप्रिटेट करने का जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे सर? हर वर्ड को मीनिंग में लेंगे। अगर एक सेंटेंस में 8 वर्ड है तो 8 वर्ड का बेसिक मीनिंग लेना है। ऐसा नहीं कि तुम 1 या 2 वर्ड का बेसिक मीनिंग ले लो और बाकी वर्ड को इग्नोर कर दो। तो एवरी वर्ड टू बी यूज्ड, नो एडिशन और डिलीशन। न तो उस 8 वर्ड में से कोई नया वर्ड लगाओगे, न कोई पुराना वर्ड डिलीट करो। मतलब 8 का 8 वर्ड को लेना है और उन सबका बेसिक मीनिंग लेना है। कोर्ट शुड नॉट गिव एनी डिफरेंट मीनिंग। कोर्ट उसका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं लेगा। कोर्ट उसका एकदम जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है वही लेगा। एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड टू बी यूज, नॉट लूज मीनिंग। सर ये एग्जैक्ट और लूज मीनिंग क्या होता है? मतलब एक वर्ड का जो एकदम फिक्स रूल है, जो डिक्शनरी के हिसाब से जो उसका फिक्स मीनिंग है वही यूज करो। तुम अपने कॉमन लैंग्वेज में कोई वर्ड यूज करते हो वो मत लगा लो। जैसे मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, बिल और इनवॉइस। हम लोग जनरल लैंग्वेज में बिल को और इनवॉइस को एक ही मानते है ना? आया नहीं? नॉर्मल केस में हाँ, नॉर्मल केस में हाँ, पर अलग है वो। दुकान से इनवॉइस मिलता है या दुकान से बिल मिलता है, बात तो एक ही लगता है ना? क्या राहुल? आज राहुल शांत है, क्या हुआ? जी सर। यस सर। क्या हुआ आज? ना कुछ नहीं सर। और है ना, तुम भी बोलते रह सकते हो। यहाँ पे सिर्फ पवित्रों को ही बोलने हाँ का सर। नहीं मिला, तो आप तीनों बिंदास नहीं से सर। पढ़ो, वरना लॉ बहुत बोरिंग लगेगा। तो सर एग्जैक्ट पवित्र क्या हुआ? पवित्र काफी है। पवित्र तो काफी है, वो तो हमको पता ही है। एक पवित्र सब पे भारी है। चलो, यहाँ पर हम एक बात बोलना चाहता, बिल और इनवॉइस दोनों का मोटा मोटी मीनिंग तो एक जैसा ही लगता है, लेकिन एक अकाउंटेंट से पूछो तो वो बिल का मतलब बोलेगा सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेएबल। और इनवॉइस का मीनिंग वो बोलेगा वो जो दुकानदार तुमको परचेजिंग के अगेंस्ट में जो डॉक्यूमेंट देता है। आया ना? हाँ। एकदम। तो तुम उसका एग्जैक्ट मीनिंग लो, लूज मीनिंग मत लो। तो यहाँ पे क्या बोला, जब भी लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल फॉलो करो, हर वर्ड का मीनिंग लो, कोई एडिशन डिलीशन मत करो। कोर्ट एकदम भी कोई वर्ड का डिफरेंट मीनिंग नहीं देगा। जो डिक्शनरी मीनिंग है वही फॉलो करेंगे, लूज मीनिंग बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पे बोला गया। नो रेफरेंस ऑफ लीगल डिसीजन और पास्ट। कोई दूसरा केस का डिसीजन को बिल्कुल रेफरेंस में नहीं लेंगे। बोले ना, जो बस वो वर्ड मतलब बता रहा है वही फॉलो करेंगे। कोर्ट शुड थिंक दैट लॉ हैज नॉट मेड एनी मिस्टेक एंड सेम मीनिंग विल बी यूज्ड while passing decision even if any anomaly discovered, even it called hardship। क्या बोलना चाहते हैं? कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि लॉ कोई गलती नहीं किया है, उस वर्ड का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वही एक्चुअल बात बोलना चाहता है लॉ, चाहे इससे किसी के लाइफ में कोई हार्डशिप आए, चाहे किसी के लाइफ में कोई मुश्किल आए। कोर्ट उसका मीनिंग नहीं बदलेगा, क्यों? इसका लाइफ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलो इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, तो वर्ड का मीनिंग थोड़ा बदल लेते हैं। बिल्कुल नहीं चलेगा, माना जाएगा लॉ एकदम ट्रू सेंस में मीनिंग लिखा है, तो जो लॉ बोला वही फॉलो कर लेंगे। हम लोग जरा भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे, भले ही इससे किसी के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, भले ही इससे किसी को डिफिकल्टी हो रहा है। क्लियर है बात? यस सर। अब इस लॉ का लिमिटेशन क्या है, इस लॉ का बुराई क्या है या प्रॉब्लम क्या है लिटरल कंस्ट्रक्शन का? सम टाइम डिक्शनरी गिव डिफरेंट मीनिंग टू सेम वर्ड, तब ये काम नहीं करेगा, है ना? कुछ कुछ वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में दो मीनिंग हो जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल बोलता है, सेल, इसका साइंस के हिसाब से बॉडी सेल मीनिंग है, ठीक है ना? लेकिन कॉमर्स के हिसाब से
सर पेंसिल वाला जो तो बैटरी वो होता सेल है, नंबर ये सब। हाँ पेंसिल बैटरी जो होता है वो मीनिंग हो जाता है। तो सर अलग अलग जगह सेल वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है ना दुनिया में जिनका जी सर। एक ही वर्ड का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे सबसे बढ़िया ड्राइंग्स वाला वर्ड, अकाउंट्स में एकदम कुछ वर्ड, और, नॉर्मल हाँ मीनिंग में कुछ ड्राइंग। और। अगर हम वर्ड बोले ड्राइंग, तो कॉमर्स का बच्चा ड्राइंग का मतलब क्या समझेगा? उन्होंने कुछ विड्रॉ किया बिजनेस से। जबकि आर्ट का स्टूडेंट जी सर। बोलेगा कोई पेंटिंग, कोई पिक्चर। तो हम्म। सर वहां पर ये लॉ काम नहीं करेगा जहाँ एक ही वर्ड का डिक्शनरी अलग मीनिंग दे रहा है। हाँ ये लॉ सर का, लॉ हाँ बोलो। सर लॉ जो है वो हमेशा क्या इंग्लिश में रिलीज होता है, हिंदी में नहीं निकलता। देखो आज के डेट में तक तो इंग्लिश में ही होता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो कई कोर्ट, अलग अलग स्टेट का हाई कोर्ट बोला है कि हम लोग अब जो लॉ का जो, जब कोर्ट जो डिसीजन देता है उसका जो पूरा वो होता है हाँ। ना लिखा हुआ, कोर्ट जो बोलता है, जज जब बोलता है ना, तो वहाँ पे एक आदमी होता है जो सब कुछ टाइप करता है। तो अच्छा। लॉ अब तक तो यही होता था बेटा कि सब कुछ इंग्लिश में टाइप होता था, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में सिस्टम पलट रहा है। हर स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रहा है कि वहाँ के लोकल लैंग्वेज में भी उसको ट्रांसलेट करके उसका प्रिंट आउट निकलना चाहिए। अभी तक तो एम्बिग्यूटी नहीं रहा। पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुआ ही अब तक, बट दे आर ट्राइंग टू डू इट। ओके। तुम्हारा पॉइंट करेक्ट है कि ये होना चाहिए सर, जिससे कि लोगों को और क्लैरिटी आए, क्योंकि हर इंग्लिश वर्ड का मीनिंग एक्चुअली में बहुत कुछ हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते और लॉ को गलत इंटरप्रिटेट करते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है। अच्छा ये लॉ कहाँ काम नहीं करेगा सर? इनकंसिस्टेंसी इन टू प्रोविजन। अगर एक ही बात के ऊपर दो अलग अलग प्रोविजन है और दोनों प्रोविजन अलग अलग बात बोल रहे हैं, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तुम बेसिक मीनिंग तो ले ही नहीं पाओगे। कौन से वाले प्रोविजन का बेसिक मीनिंग लोगे, है ना? सर बेस्ट एग्जांपल कुछ दिन पहले ही वो टैक्स में आरपीएफ वाला मेरा डाउट जो हुआ था। हाँ एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। एक कंपनी का एजीएम कब तक होल्ड हो जाना चाहिए? बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन 31, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31, वो बोलता है कि हर कैलेंडर, ये वो बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर अंदर एजीएम हो जाना चाहिए, एंड टू एजीएम के बीच में 15 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये बात एक सेक्शन बोलता है। और एक सेक्शन है 166, वो बोलता है कि तुम्हारा एवरी कैलेंडर ईयर में एक एजीएम तो होना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ना रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन नहीं लगेगा, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लगेगा। सर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या बोलता है अभी पढ़ेंगे थोड़ा देर में, बट फिलहाल एक लाइन में जान लो कि जहाँ पे दो अलग अलग प्रोविजन एक टॉपिक पे अलग अलग बात बोलता हो, तो इस तरीके से तुम लॉ को इंटरप्रिटेट करो कि कोई सा भी प्रोविजन टूटे नहीं। तो ठीक है ना? तब अपना बुक क्या किया, हम लोगों का बुक ये काम किया कि एजीएम कब होना चाहिए, 3 एक साथ लॉ लिख दिया, ये दोनों भी लिखा और इसको भी यहाँ ले जाके लिख दिया, और अब बोला विच एवर इज अर्लियर। हाँ, पॉसिबल आउटकम। तो अल्टीमेटली कोई भी रूल नहीं टूटेगा, हो गया फॉलो, है ना? हाँ एकदम। हाँ तो ये लॉ ये कौन सा इंटरप्रिटेशन फॉलो किया सर? हार्मोनियस। हार्मोनियस का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से, मतलब कुछ भी टूटे नहीं, किसी का भी दिल नहीं दुखना चाहिए, न सेक्शन 231 का दिल दुखे, न सेक्शन 166 का दिल दुखे। तो यहाँ पर सर लिटरल कंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो पाएगा ना? नहीं, यहाँ पर कैसे होगा? हाँ ये तो कॉन्सेप्ट मतलब आपने पढ़ क्या रहे टॉपिक कि कब कब लिटरल कंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा? सर जहाँ एक ही वर्ड का डिक्शनरी अलग अलग मीनिंग दे, सर जहाँ पे दो प्रोविजन का आपस में टकराव हो रहा हो, और इट इज एज्यूम दैट लॉ ड्राफ्टेड इज परफेक्ट, ये एज्यूम करते हैं यहाँ पे कि लॉ परफेक्टली, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, व्हेन लॉ ड्राफ्टेड इज इम्परफेक्ट। अगर जज को लग रहा है कि ये जो लॉ लिखा गया है ना ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो
तो वहां पर ये लिटरल कंस्ट्रक्शन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब जज को अपना एनालिटिकल पावर पे आना पड़ेगा और बाकी कंस्ट्रक्शंस को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। तो अल्टीमेटली क्या मीनिंग निकल कर आया कि सर ये लॉ वहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे मीनिंग एम्बिगुअस है, मतलब कंफ्यूजन है, या जहाँ पे अनरीजनेबल है, मतलब जिसके अगर इसको अप्लाई कर दें तो ये पूरी तरीके से इनजस्टिस हो जाएगा। अगर उस वर्ड को एग्जैक्ट पढ़ के उसका रूल अप्लाई कर दें तो ये कम्प्लीटली इनजस्टिस हो जाएगा, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल बिल्कुल भी, ये लिटरल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अभी जो एग्जाम्पल दिया दफा 302 वाला, अगर उनको स्ट्रेट अवे पढ़ के एक सबको फांसी देने लगे तब तो सर बड़ा पंगा हो जाएगा, है ना। जी सर। तो पवित्र को तो भी 2-4 बार फांसी लग जाता अब तक, है ना पवित्र। कितना लोगों का मर्डर किया है अपने आप को बचाने के लिए, 2-4 बार फांसी हो जाता है। चलो अगला रूल क्या है सर? रूल ऑफ रीजनेबल इंटरप्रिटेशन या रूल ऑफ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं सर। रीजनेबल या लॉजिकल, नाम में मीनिंग नहीं है बच्चा, क्या बोलना चाह रहे हैं सर? एग्जैक्टली फॉलो मत कीजिए लिखा हुआ बात को, देखिए रीजनेबली क्या कॉमन सेंस, आपका लॉजिक क्या बोल रहा है। तो बेटा अभी जो आपने बोले कि दफा 302 के तहत सजाए मौत, तो अपना लॉजिक क्या बोला कि सर सबको नहीं दे सकते, कोई अपना बचाव में मर्डर किया उसको सजाए मौत नहीं दे सकते आप। कोई फौजी किसी को गोली मारा है, कोई पुलिस वाला किसी क्रिमिनल को गोली मारा है, तो सर वहां पे दफा 302 के तहत सजाए मौत नहीं हो सकता। यहाँ पर ये आपको रीजनेबल लॉजिक लगाना पड़ेगा, या आपको लॉजिकल सेंस में सोचना पड़ेगा। तो सर ये कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन डायरेक्ट वर्ड्स आर एम्बिगुअस, इनकंसिस्टेंट, जहाँ डायरेक्ट वर्ड बहुत कंफ्यूजन है या इनकंसिस्टेंट है या इनकम्प्लीट है, तब फिर आपको उसको इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है दुनिया में? कोई बोल सकता है? लॉ लिखते वक्त बेसिक सोच क्या था? बोलो। कोई काम नहीं होना चाहिए। हाँ, भले ही 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। पुराना हिंदी पिक्चर में डायलॉग हुआ करता था। हाँ, लॉ इसी बेस पे लिखा गया बेटा कि भले ही 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। जस्टिस अपने लॉ का बेसिक बैकग्राउंड है, यही स्पिरिट ऑफ लॉ है। किसी के साथ ना इंसाफी न हो, इसीलिए अजमल कसाब को भी फांसी देने के पहले कोर्ट में अपना बात रखने का मौका दिया, वरना सबको ही पता था ना वो आया आतंकवादी वाला मुंबई अटैक किया है, वो मुंबई का ताज होटल में, और कितने लोगों को गोली मारा, तो कैमरा में रिकॉर्डेड था पूरा। उसको तो एक दिन में फांसी दिया जा सकता था, लेकिन ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ। सर उसका ट्रायल तो 10 साल चला था। हाँ, बस ये कुछ ज्यादा ही हो गया। ये कुछ ज्यादा ही स्पिरिट ऑफ लॉ कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, कुछ ज्यादा ही अप्लाई हो गया सर। हाँ, मतलब वो तो क्या क्या नहीं बोला। वो एक दिन कोर्ट में बोलता है नाबालिग है, एक दिन कोर्ट में बोलता है 18+ है, एक दिन कोर्ट में बोलता है मेरे पास तो बंदूक ही नहीं था, मतलब कुछ भी बोला उसका वकील। अच्छा हुआ सर उसको इंसेंट डिक्लेयर करके छोड़ दीजिए। ठीक है, एम्बिगुअस और इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए, और स्पिरिट ऑफ लॉ में रूल को समझना चाहिए। मतलब इफ ऑर्डिनरी मीनिंग फेल टू अचीव ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, तब फिर हम लोगों को रीजनेबल या लॉजिकल कंस्ट्रक्शन पे आना चाहिए। सर यहाँ भी क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे? एस्टिमेट द ट्रू इंटेंशन ऑफ प्रोविजन बाय लुकिंग इनटू सर्कमस्टांसेस। हमको प्रोविजन का ट्रू इंटेंशन अंदाजा लगाना पड़ेगा सर्कमस्टांसेस को देखते। इंटेंशन कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम कंटेक्स्ट, स्कीम, डिजाइन ऑफ स्टैट्यूट। एक बात यहाँ पे, ये ट्रू इंटेंशन मतलब किसका ट्रू इंटेंशन, क्या फील आ रहा है, किसका ट्रू इंटेंशन? जो लॉ लिखा, वो लिखते वक्त क्या सोचा, वो लॉ लिखने के पीछे उसका वजह क्या था,
कोई तो लॉजिकल रीजन रहा होगा ना जो वो बात वहां पे लिखा। ऐसा थोड़ी था सुबह सुबह उठा मन में आया इस बात का ये पनिशमेंट लिख देते। नहीं सर, वो लोग बैठ के बहुत माथा बच्ची किए होंगे, बहुत सारा डिस्कशंस किए होंगे, तब जाके लॉ लिखे होंगे। तो उनका लॉ लिखने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या था, क्यों वो लोग इस बात के लिए यही पनिशमेंट देते, उस सेंस में पहले समझो। मतलब उनका ट्रू इंटेंशन पकड़ो कि स्टैट्यूट लिखने का ट्रू इंटेंशन क्या था। एंड सेकेंड चीज, सर्कमस्टांसेस को तो लिखना ही होगा। Interpretation should be in such a way that it makes sense rather than making void. It should be operative and effective so that it should bring effective result. ठीक है ना? ट्रू मतलब सेंसिबिलिटी में बात होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, इरेशनल। कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होगा? इफ वर्ड्स आर क्लियर। सर वर्ड्स क्लियर है तो हम लोग तो सीधा सीधी लिटरल कंस्ट्रक्शन अप्लाई कर देंगे, तब फिर हम लोग लॉजिकल या इसमें जाएंगे ही नहीं। इफ वी अज्यूम सम अदर मीनिंग ऑफ वर्ड ऑफ स्टैट्यूट इट विल बी इनजस्टिस। या फिर हमको लग रहा है कि हम इसका कोई और मीनिंग निकाले तो इनजस्टिस हो जाएगा, तभी एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। अब आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अभी हम बोला था हार्मोनियस मतलब, हार्मोनी एक वर्ड है ना, हार्मोनी का मतलब आपस में प्यार मोहब्बत मिलजुल के, किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को दुख नहीं हो, हार्मोनी में रहो, प्यार मोहब्बत में रहो। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि जहां पर दो एक्ट या दो प्रोविजन अलग अलग बात कर रहा हो, वहां पर तुमको एक्ट को इस तरीके से इंटरप्रेट करना होगा कि कोई भी प्रोविजन या कोई भी एक्ट डिफीट नहीं, मतलब टूटे नहीं या हारे नहीं। ठीक है? तो यही बोला। ये एप्लीकेबल कब होगा सर? when two or more provisions are conflicting, when two or more provisions are inconsistent with each other, तब हम क्या करेंगे, क्या प्रोसीडियर फॉलो करेंगे? सर रिकंसाइल एंड गिव इफेक्ट टू बोथ, मतलब दोनों को रिकंसाइल करो और दोनों को इफेक्ट में लेके आओ। स्टैट्यूट टू बी रेड एज अ होल, हम अलग अलग प्रोविजन को आइसोलेशन में नहीं पढ़े, पूरे स्टैट्यूट को एक साथ देखे, मतलब दोनों प्रोविजन को एक साथ देखे। वन सेक्शन शैल नॉट डिफीट अदर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम एक को फॉलो करें तो दूसरा टूटे, या दूसरे को फॉलो करें तो पहला टूटे। सर ये लूपहोल निकल जाएगा। अब एक बात आता है, सर अगर ये इम्पॉसिबल ही है तो? सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, नया कुछ करना पड़ेगा। हाँ, प्रोविजन न्यू विल बी इम्प्लीमेंटेड, जो लेटेस्ट है वो वाला फिर इम्प्लीमेंट हो। तो सर पहला ट्राई क्या करेंगे कि सर दोनों फॉलो हो जाए, है ना? वही मतलब रिकंसाइल कर जाइए आप, कुछ टूटे नहीं। सर अगर कोई हालत में रिकंसाइल नहीं कर पा रहे, मतलब कुछ भी कर लो, एक तो टूटेगा ही टूटेगा, मतलब एक प्रोविजन तो फॉलो नहीं हो पाएगा, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, अरे क्या बोला, वो थोड़ी ना बोला, हम बोला जो लेटेस्ट वाला वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ जो अभी जो चल रहा है। हाँ, एक प्रोविजन है जो बना था 1998 में, और दूसरा प्रोविजन बन के आया था 2004 में, तो लेटेस्ट कौन सा हो गया? 2004 वाला, 2004। तो फिर वो फॉलो। सर ऐसा क्यों? कोई दे सकता है इसका रीजन? नहीं है सर, भी हो सकता था, समय के साथ साथ चेंज करना जरूरी है। वेरी गुड, एक पॉइंट तो ये, और दूसरा पॉइंट बेटा ये, जब नया प्रोविजन लिखा गया ना, तो पक्का लॉ मेकर लोग पुराने प्रोविजन को जरूर पढ़ा तो होगा, क्योंकि लॉ ऐसा हाँ, उसका कुछ लिमिटेशन, उसका कुछ लिमिटेशन यहाँ पर चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है कि रात को 2 ब्लैक लेवल का पैक लगा के सोया था और सुबह उठ के मन में आया चलो लॉ लिख दो। ये लोग पूरे लॉ को दोबारा खंगालता है, पूरे लॉ को दोबारा गो थ्रू करता है, और तब जाके कोई बात लिखता है।
तो ऑब्वियसली जब वो नया प्रोविजन लिखा गया तो दे आर नोइंग इट कि पुराना प्रोविजन टूट रहा है, फिर भी ये लिखा गया, मतलब वो लोग चाहता था कि यही इम्प्लीमेंट हो। मतलब तो पुराना प्रोविजन को डिलीट करना पड़ेगा ना हिसाब से, वो डिलीट तो उसका किया तो कोई नहीं, हाँ, ये नहीं रहेगा। पवित्र पवित्र डिलीट कर देता तब तो ये तुम्हारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का बात आता ही नहीं ना। सोचो सोचो, हाँ तब वो भी सही बात है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन तो पर तभी है ना हिसाब से तो कर देना चाहिए। नहीं देखो वो लोग ये सोचा कि कुछ सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है जहां अकेला वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो, तो उसमें तो जो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा वो फॉलो कर लो, और कुछ सिचुएशन जहां दोनों एप्लीकेबल हो जाए और दोनों में से एक टूटेगा ही, हार्मोनी पॉसिबल ही नहीं है, तब फिर नया वाला फॉलो करो। ठीक है ना, ये सही बात है। लॉ हाँ। यही सोच के लिखा गया हो, ये बात हम लोग इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। देखो ये इंटरप्रिटेशन चैप्टर बना इसीलिए था कि इस टाइप का जब मुश्किल में फंसे तो क्या करें। तो देखो तुमको प्रॉपर अच्छा आंसर दिया ना कि अगर ऐसा हो रहा है तो हार्मोनी कर लो, और हार्मोनी नहीं हो तो फिर लेटेस्ट वाला फॉलो करो। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, अब ये क्या है, ये इसको रूल ऑफ मिसचीफ भी बोलते हैं, इसको हेडन्स रूल भी बोलते हैं। सर क्या बोलना चाहता है, पहला वाला नाम ठीक से सोचो, दोबारा आंसर मिल जाएगा। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, अगर ऐसा कुछ हो रहा ये है, मेरा तो बहुत दिन से, हाँ बोलो बोलो बोलो, ये सबसे मतलब ये वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, हम ये खुद से पढ़े थे, मिसचीफ वाला पार्ट। हाँ तो बोलो बोलो जो पढ़े थे बताओ। यहाँ पर मतलब क्या बोलेंगे, मतलब मेरे को जो लगा था, मतलब अगर मान लीजिए एक ही चीज का मतलब ऐसा कुछ डिसीजन पास हुआ, उससे बहुत कंफ्यूजन लेट हो रहा था, हाँ ठीक है, तब ये वाला प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए था, ऐसा कुछ हम पढ़े थे, मतलब खुद से ही पढ़े थे, तो समझ में नहीं आता उतना चलो अच्छे हम से। बताते हैं। जहां पे वर्ड बहुत ज्यादा एम्बिग्यूअस है, मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है, लिटरल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता, मतलब तब कोर्ट क्या करेगा, बेसिक मीनिंग से बाहर निकले और उसका उल्टा कुछ मीनिंग लेकर आए। तो रीड द लॉ इज टू सप्रेस द मिसचीफ। सप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना। घटा मिसचीफ मतलब बदमाशी या गलत बात। मिसचीफ का मतलब क्या होता है, बताया बहुत मिसचीवियस है, मतलब बहुत नॉटी है, बहुत बदमाश है। कोई बहुत बदमाश या नॉटी हो तो उसका मतलब बहुत मिसचीवियस है। हाँ ठीक बात। तो यहाँ पर क्या बोला, जी जज सर, या कोर्ट क्या करेगा, जो गलत बात है उसको उसको दबाएगा, मतलब गलत बात को हटाएगा, और जो बेनिफिशियल बात है, जो फायदेमंद बात है, वो फॉलो किया जाए, जिससे पब्लिक को जो फायदेमंद है, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो जरूरी है। ठीक है, हाँ यही तो था, तो वो हेडन्स रूल था। हाँ यही तो हेडन्स रूल, इसी तो नाम के ऊपर बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या रूल ऑफ मिसचीफ या हेडन्स रूल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या बोला, सर बोलना ये चाहता है कि जहां पर अगर वर्ड में एम्बिग्यूटी है, मतलब कंफ्यूजन है, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग है और लिटरल कंस्ट्रक्शन बिल्कुल फॉलो नहीं हो सकता, तब कोर्ट बेसिक मीनिंग से हट के कुछ और सोचे, मतलब उस वर्ड का जो जो सिंपल मीनिंग हो सकता है ना, 4-5 तो कोर्ट उनको फॉलो ही नहीं करे, कोर्ट उसका उल्टा कोई मीनिंग सोचे। और सर उस इंटरप्रिटेशन से वो लोग ये निकाल के लाएगा कि जहां पे गलत बात को दबाया जाए और जो पब्लिक के बेनिफिट का बात है उसको इम्प्लीमेंट किया। मतलब सर यहाँ पे रूल या क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट को नहीं देखा जाए, सॉरी रूल्स को या लॉ को नहीं देखा जाएगा, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को पब्लिक सेफ्टी के नजरिए से देखा जाएगा। जैसे मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। जनरली मस्ट वर्ड का मतलब क्या होता है और मे वर्ड का मतलब क्या होता है, बोलो। मस्ट मतलब सर कंपल्सरी, मे मतलब क्या है? बोलते हैं ना यू हाँ मस्ट डू वही, इट, तुमको करना ही है, और मे मतलब कर भी सकते यू हो। मस्ट कम टुमारो टू माय क्लास,
नहीं तो एग्जाम में फेल कर देंगे। तो यहाँ मस्ट का मतलब क्या, हाँ कंपलसरी, और मे का हम्म, मतलब क्या, यू मे कम और यू मे नॉट कम, बोलता है ना ऐसे टीचर। आ भी सकता नहीं आ सकते। हाँ, तुमको आना तो हाँ आओ, तो मत आना। जैसे अगर आपके लिए कॉलेज, मस्त ही। जैसे तुम सीयू का एग्जाम में नहीं गया तो यू मस्ट हाँ फेल। तुम सीयू का हम्म, एग्जाम ही देने नहीं गया तो तुम फेल होगा ना पक्का। हाँ सर ऑब्वियसली हाँ, सर। सर लेकिन देने जाएंगे कॉलेज तब भी है, क्या बोल रहे हैं? देने जाएंगे तब भी। नहीं छोड़िए, फेल ही हो। कुछ ना कुछ तो हो हाँ, वो छोड़ दो, गया। लेकिन चांसेस तो है ना पास होने का। नहीं देने जाएगा तो पक्का फेल होगा। लेकिन कॉलेज का इंटरनल नहीं गया तो कॉलेज तुमको फेल कर भी सकता है, नहीं भी फेल कर दे। कॉलेज हो सकता है 7 नंबर देके जैसे तैसे पास कर दे। तो यहाँ पर ना मतलब मस्ट और मे का मीनिंग यही है। ये वाला पॉइंट हमको, हालांकि तुमको एक्सेप्शन वाला में पढ़ाना है, अगला वाला लॉ में, बट हम जस्ट एक आइडिया को यूज कर रहे हैं कि लॉ यहाँ पर क्या करेगा, मस्ट को मे की तरह रीड कर सकते हैं। मतलब लॉ बेसिक मीनिंग को बदल के कुछ और मीनिंग ढूंढेगा ताकि पब्लिक को कोई नुकसान नहीं। एक और बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं आखिरी, और फिर अगले आगे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तुम लोग, एक प्लेग्राउंड है मेरे पास, मानो वो प्लेग्राउंड मेरा, मतलब एक ग्राउंड है बहुत बड़ा जो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। वहां पे आज तक बच्चे क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, ग्राउंड खाली पड़ा था, बच्चे क्रिकेट खेलते थे। अब हुआ क्या, जी अब हुआ क्या, हमको मन हुआ इस ग्राउंड में हम एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाएगा। बच्चे यहाँ पे लास्ट 15-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई आगे रोक नहीं रहा था वो लोग को खेले। ये मेरे एरिया में एक्चुअली में वो वही एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरे को मन क्या हो गया, हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट बनाएगा या मॉल बनाएगा। अब हम बच्चा लोग का वहाँ खेलना बंद किया, तो वो लोग गए कोर्ट, नियम से, बेटा जी ये मेरा जमीन है, कोर्ट के हमको वहाँ पे मॉल बनाने से रोक सकते हैं एज पर रूल। नहीं सर, वो मेरा है, हमको जो करना है हम वही हाँ, कर मेरा सकते हैं मन ना। है, इतना दिन खेलने दिया मेरा मन था, आज नहीं खेलने देगा, वहां पे हम अपना एक मॉल बनाएगा, मेरा मन है ना। एज पर रूल तो हमको कोर्ट हाँ रोकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट को हम्म, लगता है कि इस ग्राउंड में अगर एक्चुअली में मॉल बना तो पब्लिक के लिए बहुत गलत हो, हाँ तो कोर्ट हो सकता है ऑर्डर पास करे कि वहां मॉल मत बनाओ, या कोर्ट ऐसा कुछ ऑर्डर पास करे कि पर्टिकुलर पार्ट तक मॉल बनाओ, थोड़ा एरिया छोड़ दो खेलने के लिए। यस हाँ, ये तो सर। एज पर रूल नहीं गया ना कोर्ट, हम्म, क्योंकि रूल तो सीधा बात था सर, मेरा जमीन हम जो मर्जी आया करे। लेकिन कोर्ट रूल को पब्लिक सेफ्टी के नजरिए से देख के डिसीजन लिया, ठीक है ना। यही हुआ जी मिसचीफ को सर। रोकना। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, कोर्ट विल कंसीडर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ लॉ एंड रीजन ऑफ क्रिएशन। कोर्ट उस लॉ को क्यों बनाया गया था उसका बैकग्राउंड चेक करेगा। व्हाट आर द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट, उस एक्ट के आने के पहले लॉ क्या था और इससे क्या गलत हो जाए अगर ये लॉ पास हो गया तो, या ये लॉ एप्लीकेबल हो गया। कोर्ट ये प्रोसेस को फॉलो करे कि पहले लॉ क्या था, लॉ के पहले क्या होता था, अगर ये एक्ट बना नहीं था जब, तो उसके पहले लोग कैसे डील करते थे सिचुएशन में, और इससे क्या गलत हो गया। तो कोर्ट वही एनालाइज करके रुकता है। और व्हाट रेमेडी एक्ट प्रोवाइडेड, और एक्ट में इस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, और अगर कोई रेमेडी दिया है तो वो रेमेडी देने का रीजन क्या है। मतलब कोर्ट एक्चुअली में उस लॉ के पूरे बैकग्राउंड में चला गया और फिर वहां से उसका सॉल्यूशन ढूंढ गया। तो यही है रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। आज के लिए आखिरी रूल है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, मतलब क्या बोलेंगे, कैसे समझाएंगे आपको एक्सेप्शन का। एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन मतलब क्या बोलेंगे कहीं जहां जहां ये बात पॉसिबल नहीं जो। है। जैसे लॉ हाँ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन पढ़ते हो ना, जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे,
हाँ तो वो ये सब लॉ तो गिव एंड एप्लीकेबल पुट नहीं वगैरह वो होगा, सब। ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा नेसेसरी गुड्स में, हाँ ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा गिफन गुड्स में, वेबलेन इफेक्ट था वेबलेन ये इफेक्ट सब। का दिखावा वाला सामान में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, शेयर मार्केट पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, गोल्ड का डिमांड के ऊपर लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। हाँ तो लॉ का एक्सेप्शन, तो यहाँ पर भी रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन ये बोल रहा है कि जो लॉ में लिखा है उसका पूरा रिवर्स मीनिंग देखने का कोशिश करो, पूरा तो सर लॉ टूटेगा नहीं? नहीं। लॉ लॉ का अगर लॉ को एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है तो इनजस्टिस हो रहा है बहुत ज्यादा। जैसे एंड का मीनिंग क्या होता है, एंड और में क्या डिफरेंस है, टैक्स पढ़ने वाले इजीली बोल पाएंगे। एंड में तो सारा प्रोविजन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और में कोई एक अगर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एग्जैक्टली। और में एनीवन। जैसे तुम पढ़ते हो ना लॉ, ये सेक्शन 6(1) रेसिडेंशियल स्टेटस 182 डेज प्रेजेंट होना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, या फिर और प्रीवियस ईयर में 60 डेज और प्रीवियस के 4 ईयर मिला के 365 डेज। तो दोनों के बीच में क्या है, और लेकिन जब ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, एंड पिछले 10 साल में 2 साल रेसिडेंट साबित होना पड़ेगा और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। एकदम इन दोनों के बीच राहुल में देख क्या है, टैक्स पेपर भी है। इन दोनों के बीच में क्या है, एंड। तो एंड का मतलब ये दोनों एप्लीकेबल होगा तभी ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, और का मतलब इन दोनों में से एक भी एप्लीकेबल हो जाएगा तो वो इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा। भाई लेकिन अगर लॉ को लगा कि यहाँ और के कारण लॉ में प्रॉब्लम आएगा या कुछ बहुत बड़ा इनजस्टिस हो जा रहा है, तो वो इस और को एंड की तरफ पढ़ लेगा और बोलेगा दोनों एप्लीकेबल कर लो। अगर कोर्ट को लग रहा है उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस और पर्टिकुलर केस में, अगर कोर्ट को लग रहा है यहाँ पे एंड एप्लीकेबल होने के कारण कुछ फ्रॉड होने जा रहे हैं, कोर्ट बोलेगा इसको एंड नहीं और की तरह रीड करो। मतलब कोर्ट पूरा एक्सेप्शन में चला जाएगा, उल्टा। यही हम तुमको वो मे और शैल में या मे और मस्ट में समझाना चाहता था। मे और मस्ट में यही फर्क है, मे मतलब आना ही पड़ेगा, सॉरी मस्ट मतलब आना ही पड़ेगा कंपलसरी, और मे मतलब आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते। लेकिन कोर्ट को अगर लग रहा है यहाँ मे फॉलो हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ऑप्शन मिल रहा है। जैसे हम एक बहुत बढ़िया, जैसे हमको एक सेक्शन नंबर अभी याद नहीं आ रहा है, बट हम तुमको उसका रूल बताता हूँ, तुमको वहां पे लॉ कैसे ब्रेक हो रहा है वो दिखाता है। तो वहां पर कोर्ट उसको हमेशा उल्टा पड़ेगा। जैसे एक जगह लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ये रूल तोड़ता है तो कंपनी में बी पेनलाइज्ड बाय ₹25,000। यहाँ पे क्या वर्ड है, मे बी पेनलाइज्ड, मतलब कंपनी को पेनल्टी लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। जी सर, मे का तो यही मतलब है। लेकिन कोर्ट को लगा अरे वाह तब तो कंपनी हर बार इसका फायदा उठाएगा, कंपनी क्या बोलेगा पेनल्टी लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है ना, तो नहीं लगाएंगे हम, ठीक है ना। तो कोर्ट क्या बोला, इस मे को कैसे पढ़ो, मस्ट। यही बोला रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। एवरी वर्ड ऑफ लॉ टू बी गिवन इंपॉर्टेंस, बट वर्ड मे बी एलिमिनेटेड if no sensible meaning can be drawn or defeat of object of law। लॉ बोलता है कि हर वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, उसको वो इंपॉर्टेंस दो, लेकिन उसको वो इंपॉर्टेंस देने के चक्कर में अगर मीनिंग एकदम इनसेंसिबल निकल रहा है या लॉ पूरी तरीके से टूट जा रहा है तो फिर उसको पूरा उल्टा पढ़ लो, उस वर्ड को कोई इज्जत मत दो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में ये भी लिखा, एंड गिव्स क्यूमुलेटिव मीनिंग, मतलब बोथ वर्ड टू बी सेटिस्फाइड, जब दो वर्ड के बीच में एंड हो, एंड और सेपरेट एनी ऑफ द टू कैन बी सेटिस्फाइड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट कैन बी रीड वाइस वर्सा। मतलब अगर कोर्ट को लग रहा है कि अगर इसको एंड में ही पढ़े, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है और उसको एंड की तरह ही पढ़े तो बड़ा दिक्कत होगा, बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। कोर्ट उस एंड को कैसे रीड करेगा, और मतलब सर कोर्ट पूरा मतलब को बदल सकता है। जैसे यहाँ पर मे, सर हम सोच रहे कि
सर हम सोच रहे हैं कि ये जो जज लोग जो होता है ना, मतलब एक डिसीजन के ऊपर मतलब खुद का बहुत पावर रहता है। उल्टा पुल्टा कुछ हो जाएगा तो मतलब सामने वाला का पूरा हालत खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और वापस अपील करके वापस केस लड़ने में बहुत पंगा है रे भाई। यही तो इंडिया सर में वो प्रॉब्लम डिसीजन भी हो तो रहा है ना बेटा, कि एक तो इंडिया में जजेस वैसे ही कम है, ऊपर से जज का पढ़ाई में भी ऐसा रूल करके रखा है, ये जज नहीं बन सकता, वो जज नहीं बन सकता, इंडिया में जज वैसे ही कम। तो ऐसे ही कोर्ट केस तो बहुत सारा पेंडिंग है इतना इंटरप्रिटेशन के कारण। और ऊपर से लॉयर लोग इतना बदमाश होता है, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, लेकिन यस दे आर, लॉयर इतना बदमाश होता है कि मैटर को अटकाने में वो लोग एकदम स्पेशलाइज्ड है। इंडिया में लॉयर लोग ना केस को सॉल्व कराने में स्पेशलाइज नहीं है, इंडिया में लॉयर लोग मैटर को अटकाने में स्पेशलाइज्ड है। वो लोग को स्पेशलिटी है कि अगला डेट कैसे ले। अब उनको पता है एक डेट आज मिला तो अगला डेट 6 महीने के बाद ही मिले, क्योंकि इतना कोर्ट केस पेंडिंग है कि मेरा केस का दोबारा नंबर आने में इतना टाइम बीत जाएगा। तुम सोचो ना, लालू यादव चारा घोटाला किया 1995-96 में, उसको सजा होता है 2017-18 में आगे। जस्ट इमेजिन 20 साल लग जाता है ये डिसाइड करने में कि चारा घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ। देयर इज अ सीरियस केस, क्योंकि लॉयर लोग बदमाशी करते हैं, इसमें जज का गलती नहीं है। तुम्हारा वाला बात एकदम सच है। जज क्या करे, अगर उसके सामने वैसा ही उल्टा सीधा फैक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो तुरंत डिसीजन नहीं दे सकता। वो तुरंत डिसीजन दिया, कुछ उल्टा हो गया तो बाद में बवाल हो जाए। ठीक है ना। तो अब अच्छा यहाँ पे तो वो चेंज कर नहीं पाएंगे? अगर मान लीजिए डिसीजन लिख दे तो उसको तो चेंज भी कर सकते हैं ना। अरे कर सकते हैं चेंज, लेकिन बाबू अब इंडिया का नेता लोग को और लॉयर लोग को तो तुम समझते ही हो। हिंदी पिक्चर नहीं देखते हो क्या? थोड़ा हिंदी पिक्चर देखा करो। वो तो पिक्चर में थोड़ी वो सब क्या अरे सच बेटा होता है। जी, वो जो दिखाता है ना वो 70% ट्रू ही दिखाता है, कुछ वो उल्टा नहीं, हो ठीक ही दिखा रहा है। बस थोड़ा सा मूवी है इसलिए थोड़ा तड़का या मसाला लगा के दिखा देता और कुछ नहीं, बाकी बातें फैक्ट है वो। चलो इससे एक्ट को खत्म करते हैं। मे इन ए डायरेक्टरी, मे एक डायरेक्टरी फोर्स है ना, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट बिकम मैंडेटरी इफ इट कम्स विथ राइट रिगार्डिंग ड्यूटीज। अगर कोई ड्यूटी को लेके ये मे और मे वर्ड लगा हुआ है, बेटा ये कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, तो सर वहां पे इसको मस्ट की तरह पढ़िए, क्योंकि ड्यूटी है और ड्यूटी कभी भी कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते नहीं होता, ड्यूटी करना ही पड़ता है ना। हाँ तो यहाँ पर तुम मे को मस्ट की तरह पढ़ोगे, क्योंकि मिसचीफ को रोकना है, वरना हम तो बोल ही देगा ना, मेरे ड्यूटी के आगे तो मैं लिखा था, कर भी सकते थे नहीं भी कर सकते थे, हम नहीं किए, क्या दिक्कत। हाँ वही। Where it is directory only will defeat main object of law। अगर इसको केवल डायरेक्टरी रख दे, डायरेक्टरी मतलब डायरेक्शन वाला, तो अगर खाली इसको डायरेक्टरी फोर्स रख दिए, कंपल्सरी नहीं किए, तो फिर लॉ टूट जाएगा। शैल इज अ मैंडेटरी बट इट कैन बी डायरेक्टरी। शैल है ना मैंडेटरी वर्ड है, कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी अगर कंपल्सरी किए और उससे कुछ गलत होने जा रहा है तो फिर उसको कंपल्सरी की तरह मत पढ़ो, उसको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ो। तो यही बात तुमको यहाँ पे समझाया, ठीक है। आज यही रोक रहे हैं, यस सर। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को रिमेनिंग पार्ट डन कर। चैप्टर बहुत अच्छे चैप्टर है। नहीं बहुत मजेदार चैप्टर है। मेरा एक गलती हुआ है इस चैप्टर का नोट बनाने में, उस गलती को हम नेक्स्ट क्लास में सुधार लेगा। ये हर एक लॉ में ना एक लैटिन वर्ड है, हर एक लॉ के लिए एक लैटिन सेंटेंस है, छोटा छोटा 4-5 वर्ड का। हम वो नेक्स्ट क्लास में नोट्स में लिख के लेके आएगा और आप लोग को भी देगा, ताकि अगर एग्जाम में क्या होता है ना, प्रॉब्लम क्या होगा एग्जाम में, क्वेश्चन कैसा आएगा सर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या तो तुमको बोलेगा कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शन बताओ और कहाँ एप्लीकेबल है नहीं है वो बताओ, लेकिन ऐसा करेगा नहीं बेटा। वो लोग क्या करेगा, उसका लैटिन वर्ड यूज करके बोलेगा एक्सप्लेन इट। अब तुम फंस गए, तुमको अगर लैटिन वर्ड का रियल वर्ड क्या वो नहीं पता, नॉर्मल मीनिंग क्या है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन है कि लिटरल है कि हेडेंस रूल है, कौन सा रूल पूछ रहा है नहीं पता चला, तो तुम तो एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे ना। तो हम हर एक का एक लैटिन वर्ड है, नेक्स्ट क्लास में उसको नोट्स में लेके आएगा। मेरा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, हम लिखा नहीं हर एक के साथ, हमको लिखना चाहिए था। आज सुबह जब हम नोट्स को गो थ्रू कर रहा था पढ़ाने के लिए, तब मेरे ब्रेन में आया अगर इनका लैटिन वर्ड तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ ही नहीं, तो वो लैटिन वर्ड भी हम लिख देगा, 4-5 तो ही है, ज़्यादा नहीं है, बट वो याद रखना कि किसका लैटिन वर्ड कौन से वाले रूल कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा है, कौन सा लैटिन वर्ड लिटरल का बात कर रहा है, कौन सा लैटिन वर्ड रीजनेबल का बात कर रहा है, कौन सा लैटिन वर्ड हेडेंस रूल का बात कर रहा है,
वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वो हम याद करवा भी देगा, चिंता नहीं, उसका शॉर्टकट है याद करने का, वो हम करवा देगा। लेकिन वो इसके तो मेन तो आपका वही कीवर्ड्स याद रहेगा तो वही पकड़ लेंगे कौन सा क्या है। हाँ भाई, एक वर्ड भी याद रह गया तो याद आ ही जाएगा, कौन सा पूरा लाइन याद हाँ है। वही। वो दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम एक जगह लिख के पहले तुमको दे दें। मेरा मिस्टेक हुआ नोट्स बनाने में, हम उसको मिस आउट कर, तो हमको दिमाग में आ गया था, बट क्योंकि आज पूरा दिन हम बहुत कुछ में बिजी था तो हम कर नहीं पाया, वरना हम आज ही लिख के रख देता, बट मेरे सुबह ही ब्रेन में आ गया था। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में पहले लिख के ले आएंगे, उसके बाद में बाकी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है। वो